हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अब तक हम जो फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन कर चुके हैं, तो लगभग अपना आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो इससे पहले हमने टॉपिक किया था द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, दास्ता से जो गुलामी से मुक्ति मिली लोगों को, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। पेज नंबर 22 पर आ जाओ। सो पेज नंबर 22, टॉपिक द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ओके, मीन्स in which sectors, in which part of life revolution gave their major impacts। यानी रेवोल्यूशन ने लोगों की ज़िंदगी के किन किन हिस्सों पर क्या क्या प्रभाव किए, या आप सोच सकते हैं कि रेवोल्यूशन या फिर पॉलिटिक्स कैसे लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है। सो कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर। क्या लगता है पॉलिटिक्स लोगों के कपड़े पहनने के तरीके बदल सकती है। द लैंग्वेज द स्पीक, जो भाषाएं वो बोलते हैं वो बदल सकती है। एंड द बुक्स द रीड, जो किताबें वो पढ़ते हैं वो बदल सकती है। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड। तो 1789 के बाद जो क्रांति फ्रांस में आई, उसने हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस उस समय फ्रांस में आए। चाहे वो जैकोबिन क्लब के टाइम आए हों, उन लोगों के ड्रेसेस में जो बदलाव आए लोगों के, क्योंकि उस समय फ्रेंच भाषा के अलावा और भी बहुत सारे बोलियां और भाषाएं वहाँ बोली जाती थी, बट दे एक्सेप्टेड फ्रेंच एज अ देयर यूनिफाइंग बॉन्ड। उन्होंने फ्रेंच को क्या माना भाई, जोड़ने वाली भाषा माना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे फोकस्ड ऑन द फ्रेंच। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू द डेली प्रैक्टिसेस लाइफ। तो यानी कि जो नई सरकार थी उसने लिबर्टी के आइडिया को, ठीक है, फ्रीडम को एंड इक्वलिटी के आइडिया के रिगार्डिंग कुछ प्रपोजल्स पास किए, जिसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, जैसे कि हमने रॉबेस्पियर के टाइम पे देखा, उसने क्या किया, मॉन्सियोर मदाम जैसे शब्दों पर रोक लगा दी। ठीक है, इवन उसने खाने में भी एक जैसे अनाज को कंपलसरी कर दिया ताकि कोई अलग न दिखे, सब एक जैसे दिखें। तो ये पॉलिटिक्स का ये इफेक्ट था। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। अब जो 1789 के बाद जो चेंज आया, ठीक है, 1789 में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक चेंज क्या आया, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप क्या होता है कि जब भी कोई राइटर बुक लिखता था या कोई न्यूज़पेपर छपना है, तो पहले किंग के कुछ लोग थे वो उसको अप्रूव करते थे, देन वो पब्लिश हो पाता था। वो चेक करते थे कि इसमें राजा के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा गया, या पॉलिटिकली कोई ऐसा एक्सप्रेशन तो नहीं दिया गया जो किंग की इमेज के हिट करता हो। ओके, सो abolition of censorship in the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। ठीक है, राजा के जो सेंसर्स थे, जो लोग थे वो उसको अप्रूव करते थे, तब उनको इजाज़त मिलती थी उनको पढ़ने या उन पर नाटक करने की। सो नाउ The Declaration of the Right of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right। पर अब क्या हुआ, right to freedom of speech, freedom of expression, ये क्या हो गया, नेचुरल राइट्स मान लिए गए। और अभी कोई भी कुछ भी लिख सकता था, बोल सकता था, पढ़ सकता था, सभाओं में संबोधित कर सकता था। ठीक है, सो newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside। तो बहुत से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पम्फलेट्स, बहुत से ऐसे मटेरियल जो है लिखे गए, छापे गए, जो कि बहुत जल्दी गांवों तक भी पहुंच गए। So they all describe and discuss the event and changes taking place in France। तो फ्रांस में जो बदलाव आ रहे थे वो उनको एक्सप्रेस कर रहे थे, उनको लोगों को दिखा रहे थे। ईच साइड sought to convince the other of its position throughout the medium of print। So plays, songs and festive procession attracted large number of
पीपल। तो जो नाटक थे या पेट्रियटिक सॉन्ग, देशभक्ति रचनाएं थी, ठीक है, या नाटक थे, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। दिस वॉज वन वे दैट कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पोलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एट लेंथ in text which only a handful of educated people could read। तो पहले क्या होता था कि this was one way they could grasp an identity with ideas such as liberty and justice। तो यानी अब लोग जो हैं लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी क्या है, उदारता, कानूनों में ढील ज़्यादा, अब बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, अधिकार लोगों को मिल चुके थे, जस्टिस, न्याय, ठीक है। दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट, यानी जिनके बारे में बहुत से राइटर्स ने लिखा था, तो वो क्या थे, जो अब तक सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थे, अब वो अधिक लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए। क्योंकि पहले तो क्या था, सिर्फ कुछ ही पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्हीं के पास किताबें होती थी, ठीक है, वही लोगों को बताते थे। अगर वो बताएंगे तो लोगों में कोई अवेयरनेस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बट अब क्या हो गया, सेंसरशिप हटने के बाद ज़्यादा मैटर प्रिंट होने लगे, ज़्यादा प्रिंटेड की वजह से लोगों में पढ़ने की इच्छा भी जागृत होने लगी, तो उससे साक्षरता भी बढ़ी, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होने लगे, इससे लोगों में जो मैसेज है वो जल्दी कन्वे होने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ट्रेडिशन है उनमें भी बदलाव आए लोगों तक, और यूरोप के बाकी हिस्सों तक भी वो जो आइडियाज़ थे वो पहुँचे। तो लास्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन। तो अब हम पहुँच चुके हैं 1804, ठीक है, सन 1804। अब तक हमने देखा 1789 में जब क्या हुआ, शुरुआत हुई रेवोल्यूशन की, 1791 जब उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और मोनार्क ने, राजा ने उस पर साइन किए, ठीक है। 1793 जब राजा को मार दिया गया, 1794 जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी मार दिया गया, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टरी रूल भी कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद सन 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट, ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर, मिलिट्री में था ये पहले, क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, उसने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और उसने टारगेट किया, उसने अपने आसपास की कंट्रीज को जीतने के उद्देश्य से वो निकल पड़ा। तो मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया था पिछली वीडियो में, फ्रांस के इस तरफ था, जर्मनी, इटली, आगे पोलैंड। So European country dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed member of his family। तो वहाँ पर जो परिवार, जो फैमिलीज, जो वंश रूल करते थे उनको ख़त्म कर दिया, और उन इलाकों की जो सत्ता है वो अपने ख़ानदान के लोगों के हाथ में दे दी, यानी अपने ख़ानदान के लोगों को उसने अपने जीते हुए इलाकों में रूल करने के लिए लगा दिया। नेपोलियन सा हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को क्या मानता था, भी वो यूरोप को मॉडर्न कर रहा है, आधुनिक कर रहा है, ठीक है, वो जो मेजर यूज़ कर रहा है, जो तरीके यूज़ कर रहा है, वो यूरोप को आधुनिक करेंगे। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। अब पहले यूरोप के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग करेंसी यूज़ होती थी, अलग अलग मापतोल की विधियां थी। जैसे मैंने आपको जर्मनी के अंदर ही कई मापतोल की विधियां लगी हुई थी। सो नेपोलियन ने क्या किया, ही इम्पोज अ यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम एंड यूनिफॉर्म करेंसी। उसने जो भी एरियाज उसने जीते थे उन सब में एक जैसे ही मापतोल की पद्धति लगाई, जो कि डेसिमल सिस्टम पे आधारित थी, ठीक है। एक जैसी करेंसी का यूज़ किया, नाके ख़त्म कर दिए, जिससे कि ट्रेडिंग जो है वो बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। अब शुरू में तो वो जिस कंट्री पे अटैक किया, जिस कंट्री को उन्होंने जीता, वहाँ के लोगों ने नेपोलियनिक आर्मी का स्वागत किया, क्योंकि उनको लगता था कि इन्होंने हमें अपने जो निरंकुश शासन था, एब्सोल्यूट किंग है, उससे आज़ादी दिलाई है। बट सून देयर एंथुसियाज्म वाज गॉन, बट जल्दी उनका जो वो जोश था वो ख़त्म हो गया, बिकॉज नाउ नेपोलियनिक आर्मी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देम। अब नेपोलियन ने भी उन लोगों का शोषण शुरू कर दिया, उनको जबरन आर्मी में लेने लगे, ठीक है, वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जे करने लगे। तो उनको लगा भाई ये तो
कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव ही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है इनका रूल। सो बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडेड फोर्स। पर जल्दी ही नेपोलियन की जो आर्मी है उनको क्या माना गया, आक्रमणकारी मान लिया गया, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या कर रहे थे, वहाँ के रिसोर्सेज को अपने लिए एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। सो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। तो सन 1815 में वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया। ठीक है, तो क्या हुआ था कि नेपोलियन ने जिन कंट्रीज़ को जीता उन कंट्रीज़ के पुराने राजाओं ने, ठीक है, और भी साम्राज्यों ने आपस में ग्रुप बनाकर नेपोलियन का मुकाबला किया और वाटरलू की लड़ाई में सन 1815 में उसे हरा दिया। So many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to other part of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. तो नेपोलियन ने जो चेंजेस वहाँ किए थे, जिन इलाकों को उसने बाद में जीता था, भले ही नेपोलियन अब वहाँ ना रहा हो, नेपोलियन हार गया, बाद में वही पुराने साम्राज्य या पुराने राजाओं ने ही वहाँ पर कब्जा किया, पर नेपोलियन ने जो मेजर यूज़ किए, जो तरीके यूज़ किए थे, वो लोगों के जहन में फिर भी थे, वो उनको आज भी यूज़ कर रहे थे। The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution। ठीक है, तो मेनली क्या था कि डेमोक्रेटिक राइट्स एंड लिबर्टी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेगेसी था, यानी कि एक महान देन थी ये। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी में फ्रांस से निकलकर और बाकी देशों में पहुंची। एंड वेयर फ्यूडल सिस्टम वर अबॉलिश, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम, वही सामंती व्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो रही थी। Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। Colonized people यानी कि वो इलाके जहाँ पे फ्रांस या अन्य यूरोपीय कंपनी देशों ने कब्जा किया हुआ था, उन्होंने भी इस पे काम करना शुरू किया। अपने देशों को लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो भी अब अपने लिए इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहते थे। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय are two example of individual who responded the idea coming from revolutionary France। तो भारत ने टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर आज कर्नाटका के इलाकों में है, ठीक है, मैसूर के जो सुल्तान था टीपू सुल्तान, वो जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था और उसने फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी सिस्टम आया उससे जो आइडियाज़ थे वो अडॉप्ट किए। राजा राम मोहन राय जो कि एक सोशल वर्कर थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो लेगेसी है, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, उनको यूज़ किया, इंडिया में लोगों को फैलाया, बताया, ताकि भारत में भी वही सिस्टम लग सके। ठीक है, तो ये बेटा हमने जो चैप्टर किया है, फर्स्ट चैप्टर थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि अपना कंप्लीट हो गया। और अभी एनसीईआरटी में आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लाइक डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो सर्कमस्टांसेस आपको बताने हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे पहले। सेकंड में विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, कौन सी सोसाइटी को बेनिफिट हुआ था, तो आपको पता है थर्ड एस्टेट को बेनिफिट हुआ। एंड विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रीलिंक्विश पावर, किन को पावर छोड़नी पड़ी, तो चर्च और नोबल्स को पावर छोड़नी पड़ी थी। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन, कौन कौन से जो थे डिसअपॉइंटेड थे, जैसे कि महिलाओं को कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला। तो ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी का करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th and 20th सेंचुरी, ये भी मैंने आपको बताया है। फोर्थ आता है ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो कौन कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आपने 8th में भी किए हैं डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ठीक है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये जितने भी राइट्स हैं बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल के आए हैं। तो एक ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। वुड फिफ्थ आता है वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बिसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन,
एंड लास्ट आता है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। तो ये 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको फेयर नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है, और बाकी आपके जो बुक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं फेयर नोटबुक पे, और आपको अच्छे से सारे जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, ईयर्स हैं, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता होने चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू।